Hello students, again welcome you all in this video and we will study dihybrid cross. Dihybrid cross. From the previous some videos we are going to study about the heredity and evolution, in which we have already discussed about monohybrid cross and the laws of Mendel which were given on the basis of the monohybrid cross. That were first one was the law of pair factor, second one is the law of segregation and third law was law of dominance. I think सबको समझ में आ गया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने स्टडी किया, उसमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो को भी हमने ऑलरेडी देख लिया. अब हम देखते हैं बेटा व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस of, or we can say transmission of two characters in next generation is known as dihybrid cross. दो कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन को एक स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझाया था, इन द सेम वे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. डाईहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे कौन सा ला दिया गया था वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन के साथ आपको वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा सिंपल था. ये थोड़ा सा हमें उससे टफ लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी अगर आपने वीडियो कंसंट्रेशन के साथ देख ली. अच्छा बेटा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई हमें सीड का कलर एंड सीड की शेप, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन को स्टडी करना है. फर्स्ट हम देखेंगे सीड की शेप. देखो अभी तक मोनोहाइब्रिड में मैंने सिर्फ सीड की शेप को स्टडी करना बताया था आपको. अब मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सीड शेप एंड सीड कलर. तो आपको पता है सबसे पहले हम पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं. क्या करते हैं बेटा, पेरेंट्स में से हम एक मेल पेरेंट लेंगे और एक हम फीमेल पेरेंट लेते हैं. ये सबको समझ में आ गया. अब सीड की शेप में डोमिनेंट कौन होता है बेटा, राउंड. और सीड के कलर में डोमिनेंट कौन होता है, येलो. तो हमने एक ले लिया राउंड और येलो प्लांट. दूसरा हम रिसेसिव लेंगे तो राउंड का रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होगा, रिंकल्ड, और येलो का रिसेसिव कौन सा होगा, ग्रीन. अब हम जीनोटाइप लें. अगर हम इन्हीं पेरेंट्स का जीनोटाइप देखें तो राउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और येलो को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से, और रिंकल्ड को हम रिसेसिव है तो स्मॉल आर और ग्रीन रिसेसिव है तो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. आगे इतनी समझ में. ये तो सिंपल सा हमने पेरेंट्स सेलेक्ट किए, उनका फिनोटाइप और उनका जीनोटाइप लिखा. अब हम देखते हैं बेटा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है. गैमेट फॉर्मेशन जब होगी तो आपको पता है कि ये दोनों आर में से कोई भी एक आर आ जाएगा और इन दोनों वाई में से कोई भी एक वाई आ जाएगा. इस टाइप की कैसे करेंगे. आपने मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जो पेयर फैक्टर है वो सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर. इनमें से कोई भी एक आर आएगा. अब जैसे कि दोनों आर सेम है तो कोई भी आर आ सकता है. सिमिलरली इन दोनों में से कोई भी ये वाला आर आ जाएगा और इनमें से कोई भी वाई आ जाएगी. गैमेट बन गए. अब हम क्या कराते हैं, अब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं. क्रॉसिंग कराने के बाद कौन सी जनरेशन आएगी हमारे पास बेटा F1 जनरेशन आती है. कौन सी जनरेशन आती है, F1 जनरेशन. अब यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से आया स्मॉल आर, यहाँ से आई कैपिटल वाई, यहाँ से क्या है स्मॉल वाई. अब ये सारे प्लांट बताओ कैसे बनेंगे. कैपिटल आर और स्मॉल आर में डोमिनेंट कौन, कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, राउंड. कैपिटल वाई स्मॉल वाई में डोमिनेंट कौन, कैपिटल वाई, और ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, येलो. तो सारे प्लांट के सीड कैसे होंगे, राउंड होंगे एंड येलो होंगे. ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्योंकि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही कहता है कि जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला नहीं करता. अब थोड़ा सा घुमाने वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे. जब हम सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के प्लांट्स को हम इन्हीं के जैसे प्लांट्स के साथ में क्रॉस करवाते हैं. मतलब हम इनको इन्हीं के जैसे प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं. तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अब गैमेट कैसे बनेंगे.
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी। अभी यहाँ पे तो हम क्या बता रहे थे, दोनों आर स्मॉल थे, कोई भी आर आ जाए, ये वाला है ये वाला है, सेम बात है। बट यहाँ पे तो दोनों आर अलग अलग है ना, तो या तो ये वाला आर आएगा या फिर ये वाला आर आएगा। ये दोनों वाई भी अलग अलग है, तो या तो ये वाली वाई आएगी या फिर ये वाली वाई आएगी। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हमेशा इसी के साथ बाइंड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि इस वाले आर के साथ में स्मॉल वाई बाइंड कर जाए, या ये भी हो सकता है कि स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई बाइंड कर जाए। तो कितने टाइप के गैमेट बन गए, ये 4 टाइप के गैमेट बन गए। बने कि ये बने 4 टाइप के गैमेट। इन द सेम वे यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट बने। देखो कैपिटल आर को अलग कर लो, स्मॉल आर को अलग कर लो। तो पहले कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई बाइंड करवा दो, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई बाइंड करवा दो, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई बाइंड करवा दो, फिर स्मॉल वाई। तो 4 टाइप के गैमेट हो गए। अब 4 टाइप के गैमेट को जब 4 टाइप के गैमेट के साथ में हम क्रॉस करवाएंगे इनका, तो हमें कितने टाइप के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे, 16 टाइप के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। 4 × 4 तो कितने इंडिविजुअल बनेंगे टोटल, 16। अब 16 इंडिविजुअल्स में से 16 टाइप नहीं, 16 टोटल इंडिविजुअल्स बनेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे उनको हम एक चेकर बोर्ड की फॉर्म में, अब इनको हम इनके साथ क्रॉस कराएंगे। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यूं क्रॉस करवा दें। इसके लिए मैं आपको चेकर बोर्ड बना के दिखाती हूँ अलग से। एक चेकर बोर्ड, एक पुनिट स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेटा। ये सपोज करो कि हमारे पास 16 इंडिविजुअल बन रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मुझे रब करना पड़ेगा, ये तुमने नोट कर लिया होगा। ये नोट कर लिया तो यहाँ से हम ऐसे पुनिट स्क्वायर बनाते हैं। आपको एनसीईआरटी में इस तरीके से गिवन हो गई है, तो सेम वही बात, इसको थोड़ा सा न्यूट्रेट कर दें। अब देखो यहाँ पे मैं 4 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और 4 लाइन ही ऐसे ड्रॉ कर लो, हो गया 16 बॉक्स बन गए। अब 4 गैमेट जो थे, मेल के इधर लिख लो, फीमेल के इधर लिख लो। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमेट, स्मॉल आर स्मॉल वाई फोर्थ गैमेट। इन द सेम वे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 गैमेट्स बन गई। अब इनके आपस में क्रॉसिंग करवाना शुरू करो। देखो आप ध्यान से देखोगे तो आप पूरा का पूरा खुद ही बना सकते हैं। जब ये और ये क्रॉस करेंगे तो प्लांट कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये और ये क्रॉस करेंगे तो बताओ कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई और यहाँ से आगे स्मॉल वाई। ये और ये करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये वाला करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे फिल करो, ये फिल करो, ये फिल करो। अब ये और इसका क्रॉस करके देखो, दोनों आर कैपिटल है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ये और ये क्रॉस करो, कैपिटल आर दोनों वाई स्मॉल आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों वाई स्मॉल। ऐसे आप पूरी टेबल को बना के देखो किस तरीके से बनती है। ये गैमेट्स बन गए, सॉरी गैमेट्स में इंडिविजुअल्स बन गए टोटल। तो ये टोटल कितने टाइप के, कितने इंडिविजुअल बने बेटा, 16 इंडिविजुअल बन गए। देखो ये हमारी F2 जनरेशन आ गई। मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रही हूँ, और उसमें आपको F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल थे उनकी सेल्फिंग के बाद हमारे F2 जनरेशन में ये 16 इंडिविजुअल बनेंगे। ये टोटल इंडिविजुअल कितने बने, 16। अब आप सब लोग ध्यान से अपने इस टेबल को बनाए, खुद ही सोचें। अब मैं आपसे ये पूछ बेटा, ये प्लांट बताओ कैसा बनेगा। दोनों आर कैपिटल है, दोनों वाई क्या ऐसी है, कैपिटल है, तो कैसा बनेगा, राउंड और येलो। ये भी देखो पूरा ध्यान से कैसा बनेगा, राउंड और येलो। और अपने अपने हिसाब से सारे के सारे इस टेबल में लिख लो, ये कैसा बनेगा, राउंड येलो। अलग पेन से लिख लेना, ये भी राउंड येलो, ये भी बताओगे राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। तो इस तरीके से सारे लिखोगे ना, तो ये जो ट्रायंगल आती है ना, ये वाले ट्रायंगल, देखो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से लाइन जाए वो बॉक्स ट्रायंगल में इन्वॉल्व है, ये बॉक्स। ये प्लांट सारे राउंड येलो बनेंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कैसे बने, 9 प्लांट बने राउंड और येलो। आप ध्यान से देख सकते हैं, खुद भी बना के देख सकते हैं, और मुझसे पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो कि मैडम राउंड येलो नहीं बने, बिल्कुल राउंड येलो बने। रही बात इन 3 प्लांट की, तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ बेटा ये तीनों प्लांट कैसे बनेंगे,
कैपिटल आर है, दोनों हो चाहे एक हो, वो प्लांट राउंड बनेगा फॉर श्योर। लेकिन जब दोनों वाई स्मॉल आ जाए तो येलो तो बन नहीं सकता, वो ग्रीन बनेगा। तो ये 3 प्लांट बनेंगे, राउंड तो बनेंगे लेकिन ये ग्रीन बनेंगे। आगे समझ में। इसके बाद ये छोटी सी ट्रायंगल देखो, ये वाला, एक ये, एक ये 3 प्लांट कैसे बनेंगे? दोनों आर स्मॉल है, तो क्या वो प्लांट राउंड बन सकता है? राउंड सीड वाला नहीं ना, तो इसके रिंकल्ड सीड बनेंगे। लेकिन इन सब में या तो दोनों वाई कैपिटल है या एक वाई कैपिटल है, तो येलो बनेगा। इसका मतलब 3 प्लांट कैसे बनेंगे? जिनके सीड रिंकल्ड हो और जिनका कलर कैसा हो? येलो हो। और एक सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट ऐसा बनेगा, ये वाला प्लांट, जिसमें रिंकल्ड सीड होंगे और ग्रीन कलर होगा। ये बनेगा सिर्फ एक प्लांट जिसमें रिंकल्ड सीड होंगे और ग्रीन कलर होगा। तो ये आ गया इसका फिनोटिपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा भाई? 9:3:3:1। इट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा रेशियो बेटा? फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। और मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप तो देखो 16 प्लांट है, सबका अलग अलग है, तो ये थोड़ा लंबा आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आता है, आपके 12th में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप याद रख सकते हो तो, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 121, याद रख लोगे, 1:1। फिर इसका डबल कर दो, 242, 242, फिर दोबारा से 1:1। कितने टाइप के प्लांट्स बने? 9 टाइप के जीनोटाइप के, 1:2:1:4:2:1:1 इस टाइप के। आप ऐसे याद रख सकते हो, 121 फिर उसका डबल 242 फिर उसका हाफ 121। ये जीनोटाइपिक रेशियो होगा किसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो ये था मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया वो किस तरीके से किया। एक बार सारे बच्चे करके देखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से पूरा क्रॉस नहीं बनाओगे ना, ये नहीं आएगा। और बिना प्रैक्टिस किए तो कभी भी नहीं आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं समझ सकते। तो जैसे कि मैंने आपको सीड की शेप और सीड की कलर वाला बताया, इसी तरीके से मैं आपको एक और देती हूँ, आप खुद से करके देखेंगे कि बेटा पोड की शेप एंड पोड का कलर, इसका करके देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको पेरेंट्स बता देती हूँ कैसे लेने। पोड की शेप कैसी होती है? डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेटेड को आई से लिख लो। और पोड का डोमिनेंट कलर कैसा था? ग्रीन, तो उसको कैपिटल जी से लिख लो। एक प्लांट ऐसा ले लो, दूसरा प्लांट ले लो स्मॉल आई सॉरी बेटा, स्मॉल जी, स्मॉल आई स्मॉल जी। अब इनका पूरा क्रॉस कैसे करना है, ये मैंने ऊपर आपको क्रॉस दिखाया है ना, उसका देख के आप इसका कंप्लीट पहले पूरा क्रॉस करके देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को आप आगे देखें, ठीक है? क्योंकि मैं आगे 4th लॉ बताऊंगी। एक बार प्लीज फटाफट ये क्रॉस करके देखें, सारे बच्चे यहीं पे वीडियो पॉज कर लें। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? सबने क्रॉस कर लिया, आई थिंक सबको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मेंडल का 4th लॉ जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे दिया गया, उस लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्वेश्चन आएगा आपके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में, या हो सकता है कि ज़्यादा 5 मार्क्स में पूछा जाए। 5 में तो कमी चांस है, बट 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ASSORTMENT। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम 2 कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में वो दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं। समझ में आया? फिर से सुने कि while we studying the transmission of 2 characteristics in the next generation, then both characteristics will transmit independently on each other, or we can say transmission of one character will not depend on the transmission of other character. Example, जो सीड राउंड है तो हमेशा वो येलो होंगे, ये बात जरूरी नहीं है।
राउंड वाले सीड येलो भी हो सकते हैं और राउंड वाले सीड ग्रीन भी हो सकते हैं। तो राउंड और येलोनेस, सीड का कलर और सीड की शेप, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे देखें, राउंड सीड येलो है और राउंड सीड ग्रीन भी है। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिंकल्ड सीड हमेशा ग्रीन होंगे, रिंकल्ड वाले येलो भी हो सकते हैं और रिंकल्ड वाले ग्रीन भी हो सकते हैं। हम छोटी सी बात लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एग्जांपल लें। क्या कभी ऐसा होता है कि जो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है उसकी स्किन का कलर हमेशा डार्क होता है? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भाई। डार्क कलर वाले बहुत बड़ी लंबी हाइट के भी हो सकते हैं और बहुत छोटी हाइट वाले भी हो सकते हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसके हेयर्स का कलर बिल्कुल ब्राउन है उसकी आइज़ का कलर भी बिल्कुल ब्राउन होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसके हेयर्स बहुत डार्क ब्लैक कलर के हैं उसकी स्किन का कलर भी ब्लैक हो। मतलब कोई भी ऐसे दो कैरेक्टर नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो। हर कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली जाते हैं। यही बात मेंडल ने इस क्रॉस के बिहाफ पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे उसने बताई थी कि जब उसने दो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी कैरेक्टर उसने लिए तो उसने क्या देखा कि हर जगह बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं। अगर बेटा ये डिपेंडेंट होते तो हमने शुरुआत में राउंड और येलो सीड लिए थे तो सारे प्लांट राउंड वाले येलो ही बनते, रिंकल्ड वाले सारे के सारे ग्रीन ही बनते, बट ऐसा नहीं है। देखो राउंड वाले ग्रीन भी बन रहे हैं और रिंकल्ड वाले येलो भी बन रहे हैं। इसका मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं। ये बात किसने बताई थी? मेंडल ने अपने 4th लॉ में बताई थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच लॉ इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आप क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर पूछेंगे क्रॉस की हेल्प से आप एक्सप्लेन करो, तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे ऐसे पूरा और पूरा क्रॉस करके आप लास्ट में ये लिख देंगे कि राउंड प्लांट कैन बी येलो एंड राउंड प्लांट कैन बी ग्रीन, सिमिलरली रिंकल्ड प्लांट कैन बी येलो, रिंकल्ड प्लांट कैन बी ग्रीन। दैट मीन्स कि वी कैन से कि टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ one character is independent on the transmission of other character और we can say, इसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि two characters will transmit in next generation independently on each other. Two characters will transmit in the next generation independently on each other, कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ये बात किसने बताई थी? मेंडल के 4th लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट ने बताई थी, मेंडल के हेरिडिटी के 4th लॉ में। तो दीज आर द 4 लॉ विच वर गिवन बाय द मेंडल अकॉर्डिंग टू द मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये हमने बेटा कंप्लीट स्टडी कर लिया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी कि मेंडल के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं। तो ये हम ह्यूमन बीइंग्स में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे और एक ह्यूमन बीइंग्स में मैं आपको सेक्स डिटरमिनेशन का भी बता देती हूँ किस तरीके से इनहेरिटेंस होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप तब तक आप ये दोनों वीडियो अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। थैंक यू बेटे।